तो आज हमारे सामने एक कह सकते हैं कि एक चैलेंज है। एक कानूनी दस्तावेज का एक ही सेंटेंस पर इतना घुमावदार कि सिर चकरा जाए। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे समझा जा सकता है। ये है वो वाक्य, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से लिया गया है। अब पहली नजर में तो ये किसी पहेली से कम नहीं लगता है ना। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कोड हो जिसे समझना नामुमकिन सा हो। लेकिन आज हम साथ मिलकर इसी कोड को, इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई इसका असली मतलब क्या है। देखकर ही लगता है कि ये भाषा थोड़ी डराने वाली है। इतने सारे नंबर्स, इतनी सारी धाराएं, आखिर कहना क्या चाह रहा है ये कानून? देखिए, हमारा मकसद यहाँ कोई लीगल एक्सपर्ट बनना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद तो बस एक तरीका सीखना है, एक मेथड, जिससे हम ये समझ पाएं कि इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आखिर बनते कैसे हैं और उन्हें पढ़ा कैसे जाता है। क्योंकि जब हम इसे पहली बार देखते हैं तो ये क्या लगता है, बस कुछ नंबर्स हैं, 32, 72, 74, फिर 96, 97, 98। इनका आपस में क्या कनेक्शन है, क्या लेना देना है? पहली बार में तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। तो ठीक है, किसी भी पहेली को सुलझाने का पहला नियम क्या होता है? यही कि उसे छोटे छोटे समझने लायक टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। चलिए वही करते हैं। और यहीं पर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। पता चलता है कि ये नंबर्स ऐसे ही रैंडम नहीं हैं। इनको असल में दो अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। एक ग्रुप है कब वाले नियमों का, मतलब तलाशी वारंट कब जारी हो सकता है। और दूसरा ग्रुप है कैसे वाले नियमों का, यानी तलाशी की जो पूरी प्रक्रिया है वो कैसे होगी। तो सवाल ये है कि इन दो अलग अलग ग्रुप्स को, इन दो तरह के नियमों को जोड़ता कौन है? यहीं पे एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, धारा 102। ये एक ब्रिज की तरह काम करती है, एक पुल जो कब वाले नियमों को कैसे वाले नियमों से कनेक्ट करता है। अब देखिए ये काम कैसे करता है। स्टेप 1, कब वाले नियमों के तहत एक वारंट जारी होता है, ठीक है। फिर स्टेप 2, तुरंत धारा 102 एक्टिवेट हो जाती है, जो कि हमारा कनेक्टर है। और स्टेप 3 में क्या होता है, अब पूरी प्रक्रिया को कैसे वाले नियमों को फॉलो करना ही होगा। देखा, धारा 102 ने दोनों को कैसे एक साथ बांध दिया। अच्छा, तो ये जो तकनीक हमने अभी देखी, इसका एक फॉर्मल नाम भी है। इसे कहते हैं लीगल क्रॉस रेफरेंसिंग। और ये कोई अनोखी चीज नहीं है। कानून बनाने में ये एक बहुत ही कॉमन और बहुत जरूरी तरीका है। अगर इसे और भी आसान भाषा में समझना है तो सोचिए, ये ठीक वैसा ही है जैसे हम किसी सामान का मैनुअल पढ़ते हैं। उसमें लिखा होता है ना, इस पार्ट को लगाने के लिए पेज नंबर X पर दिए गए डायग्राम को देखें। बस, कानून भी बिल्कुल यही कर रहा है। वो आपको सही जानकारी के लिए सही जगह पर भेज रहा है, ताकि बार बार वही बात ना लिखनी पड़े। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कानून इस तरह से बनाए ही क्यों जाते हैं? क्या इनका मकसद हमें और आपको कंफ्यूज करना है? नहीं, जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में इसके पीछे बहुत सॉलिड वजह है। पहला तो है एफिशिएंसी। जरा सोचिए, अगर एक ही लंबी चौड़ी प्रक्रिया को बार बार लिखना पड़े तो कानून की किताब कितनी मोटी और बोरिंग हो जाएगी। दूसरा कारण है कंसिस्टेंसी, यानी एक रूपता। इससे ये पक्का होता है कि अलग अलग सिचुएशन में भी प्रोसेस एक जैसा और निष्पक्ष रहे। और तीसरा, ये नियमों का एक मजबूत लॉजिकल जाल बनाता है, जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से क्या सीखा हमने? अगली बार जब कोई ऐसा ही मुश्किल कानूनी वाक्य सामने आए तो घबराना नहीं है। सबसे पहले लागू होंगे या के उपबंध जैसे जोड़ने वाले शब्दों को ढूंढना है। फिर उस लंबे वाक्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना है। और सबसे जरूरी बात ये याद रखना है कि कानून एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, एक पहेली की तरह, जिसके सारे टुकड़े मिलकर ही पूरी तस्वीर बनाते हैं। और यह हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, अगर सिर्फ एक वाक्य में इतनी जानकारी, इतने छिपे हुए निर्देश हो सकते हैं, तो हमारे पूरे कानूनी कोड में और कितनी गहरी और पेचीदा बातें छिपी होंगी, जो बस किसी के खोजने का इंतजार कर रही हैं।